हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद और यह आपका प्यारा सा नन्हा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। तो अभी तक के हम लोग बात किए थे ट्रैक्शन सिस्टम के डिफरेंट ये देखे थे, टाइप्स देखे थे, जिसमें स्टीम इंजन के बारे में, ड्राइव्स के देखे थे, स्टीम इंजन ड्राइव देखे थे। उसके बाद डायरेक्ट इंटरनल कंबशन ड्राइव देखे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ड्राइव देखे हम लोग, स्ट्रेट इलेक्ट्रिक ड्राइव जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इतना हम लोगों ने देखा। तो अभी आप लोग टेम्पलेट देख कर कहीं समझ गए होंगे आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। क्यों कंफ्यूजन होगा? क्योंकि इसमें आपको बाहर से दिख रहा होगा कि डीजल इंजन है, लेकिन जब आप टॉपिक देखे होंगे तो डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव ये क्या है एक्चुअल में, इसके बारे में अगर बात करें हम लोग तो ये डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन का कॉम्बो है। कॉम्बो मतलब आप लोग समझते ही हो। तो डीजल इंजन भी यहाँ पे यूज किया गया है और इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम भी यूज किया गया, मतलब मोटर का भी यूज किया गया है। सो यहाँ पे हम लोग जैसे इमेज में देख रहे हैं कि डीजल इंजन है, ये मैकेनिकल कपलिंग किया हुआ अल्टरनेटर से। मतलब डीजल पहले जब हम लोग डीजल ड्राइव डायरेक्ट इंटरनल कंबशन ड्राइव जब देखे थे तो उसमें क्या देखे थे, डीजल इंजन डायरेक्टली कनेक्टेड रहता था विथ गियर से व्हील में कनेक्टेड होता था, ट्रक ये व्हील्स में कनेक्टेड होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डीजल इंजन जो है अल्टरनेटर से कपल्ड है। मतलब डीजल इंजन जब रन होगा मींस तो डीजल इंजन रन होगा जिससे अल्टरनेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। और इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक सेपरेट डीसी कंट्रोलर लगाया गया है जो डीजल इंजन को भी कंट्रोल करेगा और अल्टरनेटर को भी कंट्रोल करेगा। डीजल इंजन को कंट्रोल किस तरह से करेगा कि उसका आरपीएम जो है वो ना बढ़ जाए, मीन्स उसका स्पीड ज़्यादा ना हो जाए। अल्टरनेटर डीजल इंजन का स्पीड मीन्स आरपीएम जो है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, या फिर फ्यूल जो है वो प्रॉपर उसे मिलता रहे। और अल्टरनेटर को कंट्रोल करेगा कि उसका वोल्टेज ज़्यादा ना हो जाए। तो ये कंट्रोलिंग के लिए डीजल कंट्रोलर एक सेपरेट यूनिट लगा होगा। उसके बाद अल्टरनेटर से जो पावर जनरेट होगा वो पावर कंट्रोल रेक्टिफायर में जाएगा, और कंट्रोल रेक्टिफायर से फिर ये डीसी मोटर जो लगा हुआ है उसमें जाएगा। बेसिकली हम लोग यहाँ पे, मैं पिछला भी जब लेक्चर में जब ये किया था तो वहाँ पे भी मैं डीसी सीरीज मोटर को ही प्रीफर किया था, या कुछ समझाने के लिए मैं ना डीसी सीरीज मोटर को एग्जाम्पल में लिया था। क्यों लिया था उसका अगर बात करें, वैसे हम लोग ऐसे मोटर का भी ले सकते थे, सिंक्रोनस मोटर का भी ले सकते थे, सिंगल फेज या 3 फेज इंडक्शन मोटर का भी ले सकते थे, लेकिन ज्यादातर जगहों पे डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। उसका रीजन ये है कि डीसी सीरीज मोटर जो है उसका स्टार्टिंग टॉर्क, आप जब मोटर पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन जब पढ़े होंगे तो वहां पे आप देखे होंगे कि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा हाई होता है, या ओवरलोड कैरिंग कैपेसिटी जो होता है वो ज्यादा होता है, जिसके चलते ज्यादा ट्रैक्शन सिस्टम में, रेलवे सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। लॉन्ग रन जब जो ट्रेन होते हैं, लोकोमोटिव्स जो होती है, उसमें इंडक्शन मोटर का भी यूज किया जाता है। तो उस सिलेक्शन किया जाता है वो डिस्टेंस पे या फिर किस तरह का हमारा यूज है उस पे हम लोग ये करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें अल्टरनेटर से जो पावर जनरेट हो रहा है वो कंट्रोल रेक्टिफायर से यहाँ से एसी प्रोड्यूस हुआ या डीसी में कन्वर्ट किया, रेक्टिफायर से कन्वर्ट हुआ, उसके बाद डीसी सीरीज मोटर को फीड किया गया, उससे डीसी सीरीज मोटर रन करना शुरू होगा। और डीसी सीरीज मोटर से गियर के थ्रू ये व्हील कनेक्टेड होगा और व्हील में मोशन होगा, मीन्स व्हील में ये चलना शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद तो ये जो डीजल इंजन ड्राइव का जो यूज किया गया वो क्यों किया गया, जरा सा बात करें। हम शुरू में जब टॉपिक का नाम लिए तो बोले कि ये इलेक्ट्रिक इंजन और डीजल इंजन दोनों का कॉम्बो है। तो अगर हम लोग बात करें तो ऐसा करने का प्रॉफिट क्या होगा ये हम लोग देखेंगे, ऐसा क्यों किया गया। तो कुछ हम लोग डिसएडवांटेज देखे थे डीजल इंजन का भी, और कुछ डिसएडवांटेज हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव का भी देखे थे, जिसे हम लोग स्ट्रेट इलेक्ट्रिक ड्राइव बोलते थे। तो उसका भी हम लोग कुछ डिसएडवांटेज देखे थे। तो
अगर हम लोग बात करें कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का जो हम लोग डिसएडवांटेज देखे थे, तो उसमें पहला डिसएडवांटेज क्या था कि बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाता था। सो कैपिटल कॉस्ट बहुत हाई था। सो कैपिटल कॉस्ट अगर हाई था तो जिसके चलते क्या होगा, उसमें कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाता था। कॉस्ट मीन्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट उसमें ज्यादा हो जाता था, चूंकि इलेक्ट्रीफाई भी किया जाता था। तो यहाँ पे हम लोग, चूंकि ये सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है, डीजल इंजन इसी लोकोमोटिव्स में रहेगा, अल्टरनेटर भी इसी में रहेगा, कंट्रोल रेक्टिफायर या अगर कंट्रोल रेक्टिफायर का जरूरत नहीं पड़ा तो ये सब एक ही लोकोमोटिव्स में, उसी लोकोमोटिव्स में रहेगा जिसको हमें रन करवाना है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रीफाइड रूट का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे कॉस्ट डिडक्ट हो सकता है, यहाँ पे कॉस्ट डिडक्ट हो सकता है। सो ये सेपरेट, इसमें देखेंगे नीचे डीजल टैंक है हमारा, जहां से डीजल फिट किया जाता है डीजल इंजन का, डीजल इंजन बाकी आपको बताया ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि व्हील, और ये जो व्हील है, व्हील और डीजल इंजन के बीच में किसी तरह का मैकेनिकल कनेक्शन कहीं भी नहीं है। व्हील और डीजल इंजन के बीच में मैकेनिकल कनेक्शन नहीं है। जैसा कि हम लोग देखे थे डीजल कंबशन, इंटरनल कंबशन इंजन में, वहां पे डीजल इंजन डायरेक्टली गियर से कनेक्टेड था व्हील से, लेकिन यहाँ पे कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये था मेन। तो इसका जो मेन फीचर्स जो किया गया वो इसलिए किया गया कि हमें डीजल इंजन का भी प्रॉफिट मिले और इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का भी हमें प्रॉफिट मिले। सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज का। सो एक तरफ हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम और दूसरी तरफ स्टीम इंजन, और सॉरी स्टीम इंजन नहीं, डीजल डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन का देखेंगे क्या उससे डिसएडवांटेज था और यहाँ पे क्या उसका प्रॉफिट मिलेगा। सो एक तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मैंने तुझको देखा तूने मुझको देखा, ऐसे जैसे मिले हो, क्या है पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है, हाई एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन। सो यहाँ पे चूंकि एक तरह से ये जो मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल मोटर है, तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेट इलेक्ट्रिक ड्राइव में हम लोग क्या देखे थे कि एक्सेलरेशन रेट जो है या फिर रिटार्डेशन रेट जो है, ब्रेकिंग रिटार्डेशन जो रेट है वो बहुत हाई है। तो यहाँ पे हमें वो बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। सो हाई एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग रिटार्डेशन होगा। दूसरा, ये सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है, ये लोकोमोटिव में ही सारा कुछ, इसका जो भी कंपोनेंट है सब लोकोमोटिव्स में ही इंस्टॉल्ड है। तो जिसके चलते हमें किसी भी रूट पे चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो इलेक्ट्रीफाइड हो या फिर नॉन इलेक्ट्रीफाइड हो, हम किसी भी रूट पे इसे रन कर सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। अब अगर वहीं पे हम लोग अगर बात करें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का, इलेक्ट्रिक ड्राइव का अगर बात करें, तो वहां पे क्या था हमारा, सिर्फ वो इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक्शन ट्रैक रूट पे ही चल सकता था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, इसे हम लोग नॉन इलेक्ट्रीफाइड रूट पे भी रन करवा सकते हैं। तो ये दूसरा एडवांटेज है। इसके बाद तीसरा एडवांटेज, अगर हमारा कोई पुराना ट्रैक बना हुआ है, वहां पे नॉन इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क नहीं किया गया, मीन्स वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क नहीं भी किया गया है, तो ये इंजन हम लोग रन कर सकते हैं। तो किसी तरह का हमें ट्रैक मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव में हमें ट्रैक मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव का अगर यूज करते हैं तो हमें, अगर नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक है तो उसे हमें पहले इलेक्ट्रीफाई करना होगा, मीन्स ओवरहेड लाइन में पहले ये करना होगा, उसके बाद ही हम लोग रन कर सकते हैं। तो ये तीसरा एडवांटेज है। चौथा है, अगर हम लोग देखें तो डीजल ड्राइव जो था, मीन्स डायरेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन जो था, वहां पे पावर लॉस स्पीड कंट्रोल करने में ज्यादा होता था, लेकिन यहाँ पे पावर लॉस स्पीड कंट्रोल करने के लिए बहुत कम होगा। क्यों कम होगा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अल्टरनेटर से कपल्ड है, तो ये मोटर वाला फंक्शन पे ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे ब्रेक स्पीड को कम करना या स्पीड को बढ़ाने में ज्यादा पावर लॉस नहीं होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पैसेंजर कैपेसिटी के बारे में, अगर बात करें तो पैसेंजर कैपेसिटी स्टीम इंजन या फिर डायरेक्ट डीजल ड्राइव जो था उससे ज्यादा होगा। सो पैसेंजर कैपेसिटी भी यहाँ पे ज्यादा है।
उसके बाद हम बात करेंगे कॉस्ट। जैसा कि हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में क्या था, वहां पे कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा था, तो यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रहा, तो उसमें बहुत ज्यादा हम अगर ट्रैक को अगर इलेक्ट्रीफाई करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हमें कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे कैपिटल कॉस्ट इसमें कम होगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रीफाई करने की जरूरत नहीं, सेल्फ कंटेंट यूनिट है, तो ऐसे ही मूव करेगा, ऐसे 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 चलते रहते हैं। इसे हम लोग हाई स्पीड पे भी रन कर सकते हैं, इसे हम लोग हायर स्पीड पे भी रन कर सकते हैं विथ लेस डैमेज इन ट्रैक। इसमें ट्रैक का डैमेज भी कम होगा। हाँ तो बच्चों, अच्छाई जहाँ पे होता है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो बुराई भी होती है। तो अच्छाई का हम लोग तो बात कर लिए, तो बुराई का भी बात करना होगा। तो एडवांटेज हम लोग देख चुके हैं, डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इसका हम लोग चूंकि यहाँ पे डीजल इंजन का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग जब डीजल ड्राइव जब देखे थे, मीन्स डायरेक्ट इंटरनल कंबशन जब हम लोग देखे थे, तो वहाँ पे एक डिसएडवांटेज हम लोग देखे थे कि डीजल इंजन ओवरलोड नहीं ले सकता, ओवरलोड कैरी नहीं कर सकता। तो सेम यहाँ पे भी डिसएडवांटेज होगा कि यहाँ पे भी हम लोग इस पे ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। सो डीजल इंजन कैन नॉट बी ओवरलोडेड। दूसरा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डीजल इंजन का जो लाइफ होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम कम होता है। सो यहाँ पे लाइफ जो होगा डीजल इंजन का वो कम होगा। उसके बाद यहाँ पे डीजल इंजन को कूलिंग करने के लिए सेपरेट एक कूलिंग सिस्टम हमें अरेंज करना होगा। अगर हम लोग सेपरेट कूलिंग सिस्टम नहीं लगाएंगे तो हमारा इंजन हीट हो जाएगा, और हीट होकर के जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे सेपरेट एक कूलिंग सिस्टम हमें अरेंज करना पड़ता है, जो कि एक एक्सटर्नल हमें कॉस्ट बियर करना पड़ता है उसके लिए। उसके बाद है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि डीजल इंजन जो है, यहाँ पर डीजल इंजन का भी यूज किया गया है, अल्टरनेटर भी है, कंट्रोल रेक्टिफायर भी है। तो यहाँ पे वेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे डेड वेट ज्यादा हो जाएगा कंपेरेटिवली। अगर हम लोग डीजल इंजन का बात करें या फिर इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव का बात करें, तो उस कंपेरिजन में यहाँ पे वेट बढ़ जाएगा। सो इस टाइप के जो ड्राइव होंगे उनका डेड वेट जो होगा वो ज्यादा होगा। अब डेड वेट का मतलब जो रुका हुआ वेट है, मीन्स जैसे कि बोला जाता है ना कि मरा हुआ आदमी का वेट, तो वो डेड वेट। तो किसी भी चीज जब रुका होता है तो उसका जो वेट है वो उसको हम लोग डेड वेट बोलते हैं। सो डेड वेट इसका ज्यादा होगा। तो डेड वेट अगर ज्यादा हो तो स्टार्टिंग टॉर्क इसके लिए हमें ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि ये जो इंजन है, डीजल इंजन यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। और डीजल इंजन अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ जो फ्यूल कंजम्पशन जो होगा या फ्यूल जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, हम लोग डीजल यूज करेंगे। और डीजल के बारे में तो आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत ज्यादा उसका हाई रेट चल रहा है। तो डीजल इंजन अगर डीजल का रेट ज्यादा है तो हमें रनिंग कॉस्ट जो होगा, डीजल इंजन को रन करने के लिए जो कॉस्ट बियर करना होगा वो बहुत ज्यादा करना होगा। सो उसका रनिंग कॉस्ट हमारा इस टाइप का जो इंजन लोकोमोटिव्स जो होंगे उनका रनिंग कॉस्ट हाई होगा। अब यहाँ पे मेंटेनेंस का भी देखो, यहाँ पे डीजल इंजन का भी मेंटेनेंस करना पड़ेगा, इधर अल्टरनेटर कंट्रोल रेक्टिफायर का भी करना होगा। सो यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होगा। सो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे हाई रहेगा। उसके बाद इस जगह पे ये सिस्टम में हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज नहीं कर सकते। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव में हम लोग देखे थे कि हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज करके हम लोग ब्रेकिंग जब हम लोग रोक रहे थे, स्टॉप के लिए जब हम लोग ये कर रहे थे, तो उस समय हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहे थे और उसे हम लोग पावर सप्लाई में ओवरहेड लाइन में फीड कर रहे थे, दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई नहीं कर सकते। चलो एक बार कोशिश करते हैं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग अगर हम लोग अप्लाई करते हैं ये सिस्टम तो क्या होता है, बूम। चलो कोई बात नहीं, बूम कैसे होगा जरा सा देखते हैं। सो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग
अप्लाई करता है। तो रिजनरेटिव ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हम लोग जब ब्रेकिंग करेंगे तो उस समय क्या होगा, मोटर एक तरह से जनरेटर की तरह वर्क करना शुरू होगा। और मोटर अगर जनरेटर की तरह वर्क करने लगेगा तो ये पावर फीड करेगा, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेगा, और ये कंट्रोल रेक्टिफायर से होते हुए अल्टरनेटर को जाएगा। और ऑलरेडी हमारा डीजल इंजन और ये डीजल इंजन अल्टरनेटर से कपल्ड है, तो डीजल इंजन रनिंग कंडीशन में रहेगा, तो अल्टरनेटर भी पावर जनरेट कर रहा होगा। तो उस समय इधर से भी पावर जाएगा और इधर से भी पावर जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वही बूम, हमारा अल्टरनेटर, इलेक्ट्रिक कंट्रोल रेक्टिफायर सब कुछ जल जाएगा। तो इसीलिए बोले थे गुम होगा। थोड़ा सा मजा करना चाहिए पढ़ते समय, ठीक है। और मजे के साथ साथ हम लोग पढ़ते रहेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बस आप लोगों का इसी तरह से प्यार मिलता रहे, मुझे यही उम्मीद करता हूँ। और अगर अच्छा लग रहा है कि मैं अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने दोस्तों को दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी ये वो देख करके समझ सके, कुछ सीख सके, यही मेरी उम्मीद है, ठीक है। तो सीखने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि रिजनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, खास करके हमारे देश में डीजल पेट्रोलियम का कुछ ऐसा सोर्स नहीं है कि हम लोग डीजल पेट्रोलियम क्या करते हैं, किसी अदर कंट्री से लेते हैं, परचेज करते हैं, तो उसे हमें कॉस्ट बियर करना पड़ता है, उसका कॉस्ट हमें देना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हमें देना पड़ता है। अब आप कुछ कंट्री का नाम, जैसे दुबई, सऊदी अरब, यहाँ पे क्या है, डीजल इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और ये खास करके पेट्रोलियम की बदौलत ही आज डेवलप्ड कंट्री है। तो कुवैत, ये सब क्या है, पेट्रोलियम की बदौलत ही आज डेवलप्ड कंट्री है। तो इन्हें अपना देश में पेट्रोल डीजल जो भी पेट्रोलियम निकल रहा है और वो सेल कर रहा है, तो जिसके चलते इन्हें बहुत इकोनॉमी इनका हाई है। अब हमारे देश में हम लोग परचेज करते हैं, इसके पीछे अगर हम लोग डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव अगर यूज़ करते हैं तो इससे और भी हम लोग को डीजल या पेट्रोलियम हमें मंगवाना होगा, तो हमें और भी कॉस्ट बियर करना होगा, जो कि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए हेल्दी नहीं है, वो डैमेज लॉस है, हमारा इकोनॉमी खराब होता है। यही अगर हमारे देश में अगर डीजल पेट्रोलियम अगर प्रोड्यूस कर पाते हम लोग तो आज हमारा इकोनॉमी ज़्यादा अच्छा होता। तो जिसके चलते हम लोग अगर डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम जो एक तरह से हानिकारक है, डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं, हानिकारक नहीं बोल सकते सारे। तो डिसएडवांटेज है कि ये हमारे इकोनॉमी को ये करता है। उसके बाद हम बात करेंगे बैटरी ड्राइव सिस्टम का। बैटरी ड्राइव सिस्टम जैसा अभी आप लोग देखे होंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटर आया हुआ है, इलेक्ट्रिक कार आया हुआ है, इलेक्ट्रिक बाइक आ रहे हैं, अभी इलेक्ट्रिक बसेस आ रहे हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक स्टेशन अभी बनाया जा रहा है जहाँ पे हम लोग चार्ज कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो ये अभी ये कुछ वर्षों से ऐसा हो रहा है, उसके पहले उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक ड्राइव, बैटरी ड्राइव जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा, इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज किया जाता था। क्यों, इंडस्ट्रीज में, चूंकि इंडस्ट्रीज का जो मूवमेंट होता है वो बहुत कम होता है, तो जिसके चलते काम किए उसके बाद फिर उसे चार्जिंग में कर देते थे, कुछ देर 4 घंटा चला उसके बाद फिर से उसे चार्ज कर देने का मौका मिल जाता था, जिसके चलते हम लोग, लेकिन अगर हम लोग कॉमन अगर लाइफ में अगर यूज करें, कॉमन लाइफ में यूज करते हैं और लॉन्ग ये डिस्टेंस अगर कवर करना होता है तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक ड्राइव का यूज नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन वही अगर हम लोग 40 to 60 किलोमीटर अगर डेली रन है, 40 to 60 किलोमीटर अगर हमारा डेली रन है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक कार का भी यूज कर सकते हैं। अभी तो 80 किलोमीटर 120 किलोमीटर तक के का ये आ गया है। तो पहले जो इसका यूज किया जाता था बेसिकली इंडस्ट्रीज में ज्यादा किया जाता था, ठीक है। ये एग्जिस्टेंस में आया, लोग इसे 1830 के बाद जानना शुरू किया, 1830 ईस्वी के बाद इसे जानना, लोगों उससे थोड़ा सा फैमिलियर हुए इसके बारे में। ये बैटरी ड्राइव जो है वो बैटरी का पावर यूज करके और हम लोग उसे रन करते हैं।
सो इसमें ज़्यादातर केस में डीसी सीरीज मोटर लगे होते हैं। और ये डेली रन का, जैसा कि मैं बताया कि ये डेली रन के लिए सूटेबल है। 40 to 60 किलोमीटर अगर हमारा डेली रन है, सो कोई ऑफिशियल वर्क अगर डेली करते हैं तो ऑफिस यूज़ के लिए अच्छा है। अभी तो खैर जैसा कि मैं आपको बताया कि वो हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिससे हम लोग कहीं भी अपना कार चार्ज कर सकते हैं या बाइक चार्ज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसे लॉन्ग रन के लिए भी, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादातर इनका पहले, अभी नहीं, बहुत पहले, मतलब 10-20 साल पहले, 50 साल पहले इसे गैस मैंस में ज़्यादा यूज़ किया जाता था। गैस मैंस में यूज़ जो करते थे उसको फ्लेम प्रूफ बैटरी और जो अल्टरनेटर होता था, मीन्स जो मोटर होता था उसे, अल्टरनेटर नहीं, मोटर जो होते थे वो फ्लेम प्रूफ होते थे, जिसमें आग ना लगे, इस तरह से उसे डिज़ाइन किया जाता था। क्योंकि गैसेस अगर एक फ्लेम प्रूफ अगर नहीं होता तो गैस माइंस में गैस बहुत ज़्यादा रहता है, तो हो सकता है थोड़ा सा भी स्पार्क हो और फायर लग जाए, आग लग जाए, तो बहुत ज़्यादा ये डैमेज होगा। तो जिसके चलते इसे फ्लेम प्रूफ बनाया जाता था। इसमें स्पीड कंट्रोल जो है बैटरी ड्राइव में, आप देखे होंगे टोटो, रोड पे चलते हुए टोटो तुरंत फटाक के ब्रेक मारता है, फटाक के चालू हो जाता है, हुचुक करते रहता है उसे हुचुक ये सब मजा के लिए इस तरह का वर्डिंग यूज कर रहे हैं, सो मजा बना रहे। तो इसका स्पीड कंट्रोल जो है बहुत इजी है और इफेक्टिव है, तुरंत हम उसे रोक सकते हैं, तुरंत बढ़ा सकते हैं, तो स्पीड कंट्रोल इसका बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग मेंटेनेंस का बात करें तो मेंटेनेंस भी बहुत ईजी है, मेंटेनेंस इसका बहुत ईजी है और चीपर भी है। जैसे अगर हम लोग डीजल, अगर सिंपल छोटा सा अगर बात करें तो डीजल इंजन का कोई छोटा ही, अगर हम लोग ऑटो ही कंपेयर करें तो ऑटो में हमें हमेशा उसका ऑयल चेंज करो, फिल्टर चेंज करो, तो सब कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। लेकिन अगर नॉर्मल, अगर उससे अगर हम लोग बैटरी वाले का अगर बात करें, बैटरी ड्राइव का अगर कंपेयर करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना होगा, बैटरी वाटर डालना होगा, वो भी अभी ड्राइव टाइप से लाते हैं, तो यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। सो रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसमें कम है बैटरी ड्राइव में। उसके बाद आता है हाइब्रिड ड्राइव। हाइब्रिड ड्राइव जो है वो इलेक्ट्रिक और बैटरी को दोनों को कॉम्बो करके बनाया गया, मीन्स इलेक्ट्रिक ड्राइव का भी यूज किया गया है और बैटरी ड्राइव का भी यूज किया गया है। इलेक्ट्रिक ड्राइव का यूज किस तरह से किया गया, कुछ दूर तक के इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क किया हुआ होता है, तो जो मोटर होता है, जो लोकोमोटिव्स जो होते हैं, सॉरी मोटर नहीं, लोकोमोटिव्स जो होते हैं, वो जहां तक इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क किया गया है वहां तक के तो ओवरहेड लाइन सप्लाई से वो ले लेते हैं, ओवरहेड सप्लाई ले लेते हैं। लेकिन जब जहां के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क नहीं किया गया वहां से वो बैटरी फिर रन करना शुरू कर देते हैं। सो इस तरह से इनका कॉम्बो रहता है। तो लोकोमोटिव्स में यहाँ पे बैटरी भी सेटअप किया जाता है, बैटरी बैंक एक तरह से बोल सकते हैं, बहुत सारा बैटरी रहता है, तो बैटरी बैंक रहता है, तो बैटरी बैंक का यहाँ पे यूज किया जाता है। इसका जो मेन यूज किया जाता है, इसका मेन यूज माइंस में किया जाता है, लंबा टनल्स में इसका यूज किया जाता है, कुछ दूर तक के टनल्स में इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क किया जाता है, उसके बाद फिर उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क नहीं किया जाता है। तो जहां तक इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क होता है वहां तक के ये जो ड्राइव होते हैं, ड्राइव सिस्टम जो हाइब्रिड ड्राइव सिस्टम जो होते हैं वो ओवरहेड लाइन से ले लेते हैं सप्लाई, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पावर सप्लाई से पावर ले लेते हैं, और उसके बाद जब ओवरहेड लाइन का ये खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो बैटरी पे रन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बैटरी चार्जिंग का जो ये है वो ओवरहेड लाइन से ही किया जाता है। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना और इतना प्यार देने के लिए मैं और एक बार आप लोगों को धन्यवाद बोलता हूँ। थैंक यू। फिर से मिलेंगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में।